और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों अलायंस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन दोनों गठबंधन की अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश की राजनीति के अंदर कुछ अजब गजब है। इस अजब गजब के बीच अग्नि परीक्षा होने जा रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए की, यानी कि एक गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है और दूसरा गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। इन दोनों गठबंधन की अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर मैं कह दूं, जो देसी भाषा हुआ करती है, उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए कि जगदीप धनखड़ साहब 2027 तक के लिए उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन उनकी 2 साल पहले विदाई हो गई और उनके स्थान पर अब क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और उस खाली पद पर चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि अगर कभी कोई सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच का कुछ ऐसा हो कि वो बीच में इस्तीफा दे दें किसी भी कारण से, तो फिर बाकी बची टर्म के लिए चुनाव होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए शायद अलग मर्यादाएं हैं, तो ये चुनाव अब अगले 5 साल के लिए होगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच में अग्नि परीक्षा का दौर मान सकते हैं आप। पिछले 1.25 साल से जिस प्रकार से देश की संसद में चल रहा है, क्योंकि अब की बार तीसरे चुनाव के बाद में देश के अंदर मजबूत विपक्ष सामने आया था और मजबूत विपक्ष आने के बाद में जो स्थिति अब बनी हुई है वो आप लगातार देख रहे हैं। इस बीच में एकदम से आ गया है चुनाव उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों अलायंस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जो एनडीए अलायंस है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी नीति, जो गठबंधन है जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है वो बनाया है सीपी राधाकृष्णन को। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक से वो राजनीति के अंदर आए, सांसद रहे 2 बार, कई बार राज्यपाल कई राज्यों के रहे, और अब फिलहाल में आजकल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जहां से उनको देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने अपना गठबंधन प्रत्याशी बनाया। यानी कि मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के और बाकी जो एनडीए के दल हैं, कितने साथ रहेंगे, कितने छूट सकते हैं, इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया राधाकृष्णन जी को। राधाकृष्णन के मुकाबले कांग्रेस नीत गठबंधन है जो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस ने अपना तुरुप का एक ऐसा पत्ता खेला जिसने कि फिलहाल तो कहीं ना कहीं, भले ही चुनाव दिखता हो कि एनडीए की तरफ है, भले ही चुनाव में दिखाई पड़ रहा हो कि एनडीए का धड़ा जो पाला बिल्कुल मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भारी सुगबुगाहट है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, उसने जिन कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है उनका नाम है जस्टिस सुदर्शन। सेवानिवृत्त जज हैं, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के भी जज रहे और देश की सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। हालांकि तमाम प्रकार की बातें, आज मैं देख रहा था एक डिबेट एक चैनल पर, तो उसके अंदर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विचारक भी उन पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव ने कहीं ना कहीं चुनाव का रंग जरूर दिखा देना है। अगर बात करें कैंडिडेट्स की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया वो तमिलनाडु से आते हैं, और जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। एक तमिल के हैं, एक तेलुगु के हैं, और दोनों दक्षिण भारत से आने वाले दोनों कैंडिडेट हैं। अब आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी ये है कि बीजेपी और एनडीए इन दोनों पूरे गठबंधन का दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर कोई असर बन नहीं पा रहा ढंग से,
और कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है उनके लिए मजबूत कर्म भूमि है दक्षिण भारत के राज्य, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो केरल है, चाहे वो तमिलनाडु है। इन तमाम राज्यों के अंदर सरकारें इंडिया अलायंस की हैं। इस चुनाव के लिए मैं अगर कह रहा था आपको कि कांग्रेस ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता खेला जिसने कि एनडीए के अंदर इस समय भले ही सामने कुछ नजर ना आ रहा हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो सन्नाटे की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि जो कैंडिडेट बनाया गया आंध्र प्रदेश से आने वाले, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आप एक ही मान लें, उन राज्यों से आने वाला कैंडिडेट जहां से लगभग 60 के आसपास सांसद आते हैं। तमिलनाडु के जो कैंडिडेट बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के राधाकृष्णन, उनके लिए तमिलनाडु का जो प्रमुख दल है, सत्ताधारी दल है डीएमके के जो प्रमुख हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, हालांकि राजनाथ जी ने आज स्टालिन साहब को फोन भी किया था, लेकिन मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था पिछले दिनों, आप देख सकते हैं कि नेहरू के राधाकृष्णन वर्सेस मोदी के राधाकृष्णन। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और यह फिर दोहरा दें कि जो मोदी साहब के जो राधाकृष्णन हैं, ये जिम्मेदार रहे हैं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी और डीएमके का अलायंस तोड़वाने के, जो गठबंधन उनका हुआ करता था। और जब तक गठबंधन था तब तक राधाकृष्णन भी 2 बार 1998 और 1999 2 बार सांसद बन गए थे। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने थे और तमिलनाडु से सांसद बने थे राधाकृष्णन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब जब स्टालिन से बात की तो स्टालिन साहब का 2 टूक जवाब मिल चुका था, जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को पता लग चुका है। लेकिन जो पत्ता खेला कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने, जिसमें कि उन्होंने जस्टिस सुदर्शन को अपना कैंडिडेट बनाया, जस्टिस सुदर्शन को कैंडिडेट बनाते ही मान लीजिए कि तेलुगु के अंदर, खासकर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य जहां तेलुगु बोली पढ़ी सुनी कही जाती है, उनके अंदर, और तेलुगु प्रथम, तेलुगु फर्स्ट, ये सोच है वहां के राज्यों की, उस सोच ने कहीं ना कहीं इस चुनाव को पेचीदा बनाया है। और चुनाव की जो मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ जहां लग रहा था कि ये चुनाव पूरी तरह वन साइडेड है, एनडीए की फेवर का है, कह आज भी सकते हैं कि एनडीए की फेवर का चुनाव है, क्योंकि संख्या बल में एनडीए बहुत आगे है। लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई व्हिप नहीं हुआ करता और ये गुप्त मतदान होता है, सांसद इसके अंदर चुनाव वोटिंग करते हैं, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद, और इसके साथ साथ राज्यसभा के नामित सांसद भी इसके अंदर वोटिंग करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि तेलुगु वाला जो मसला खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, तो सुदर्शन साहब को कैंडिडेट बनाने के पीछे एक रणनीति चली थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना के युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, जो एक तरह से मैं कह दूं कि तुरुप का इक्का दे दिया कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को, इंडिया गठबंधन को, वो तुरुप का इक्का कहीं जरूर सता रहा है इस समय पूरे एनडीए अलायंस को। मैं आपको बता रहा था कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, दोनों कभी एक ही राजनीतिक दल के मेंबर रहे हैं। रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी छोड़ करके आए थे कांग्रेस पार्टी में, बड़े मधुर संबंध भी रहे थे चंद्रबाबू नायडू के और रेवंत रेड्डी के। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की आज भी लगातार बातचीत जारी रहती है, और अगर कभी कोई बात आती है, क्योंकि जब बात चली थी सरकार की, तो उस समय कांग्रेस का जो सोर्स थे, कांग्रेस आला कमान के साथ बात करवाने वाले, वो रेवंत रेड्डी ही थे। चंद्रबाबू नायडू को वो भी जरूर ध्यान आ जाता है कि जब उन्हें कस्टडी में डाल दिया गया था, जेल जाना पड़ा था उनको ईडी के मामले में, तो सियासत के अंदर तो सब कुछ सामने आता है। इसलिए मैं आप कह रहा था, पहली बात तेलुगु, और दूसरी बात, एक प्रमुख बात जो है, रेवंत रेड्डी को पता था कि सुदर्शन के चंद्रबाबू नायडू के साथ संबंध कैसे हैं। जो उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बनाए गए हैं इंडिया अलायंस के, वो आंध्र प्रदेश का जज बनने से पहले, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले अपनी अदालत के अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, अदालत में वकालत की प्रैक्टिस उनकी थी, और उस समय वो खासे सलाहकार हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू पर जब भी कोई बात आती थी तो उनके सलाहकार के रूप में सामने आते थे सुदर्शन। एक दौर वो भी था कि जब सुदर्शन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के साथ मिलकर के सियासत की पारी खेलने की तैयारी में भी थे। उस समय जो ना हो सका वो अब हुआ, यानी कि रेवंत रेड्डी ने जो तुरुप का इक्का दिया
उस तुरुप के ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर हलचल मचा दी। मैंने आपको बताया कि चुनाव गुप्त होना है, गुप्त मतदान होगा और इसके अंदर किसी प्रकार का व्हिप भी जारी नहीं होता। अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे कैंडिडेट वोट किया करते हैं। और जब अंतरात्मा की बात आती है तो फिर चंद्रबाबू नायडू को जरूर याद आएंगे अपने पुराने मित्र। ऐसा भी ना हो तो तेलुगु देशम के सांसदों को जरूर याद आ जाएंगे, भले ही एनडीए से आज अलग ना भी हो, लेकिन वोटिंग हो सकता है कि वो बिना कोई डायरेक्ट ऐलान किए हुए कर दें। हालांकि जब तक सुदर्शन साहब कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए थे इंडिया अलायंस के, तब तक चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि जो मोदी जी की पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। और मोदी जी की पसंद तमिलनाडु से आ गए राधाकृष्णन, और उनके जवाब में जब दे दिया इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट। हालांकि आज चर्चा थी कि जब गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से पर्चा दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे जब राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे, लेकिन आज वो हुआ नहीं, आज वो सामने नहीं आया। अगर मैं कहूं कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कितने वोटों का इफेक्ट पड़ सकता है, आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार को कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कहीं तेलुगु देशम पार्टी ने अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया तो लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, यानी कि 16 और 2 18 वोट एक झटके में वहां से यहां चले जाएंगे। उसके बाद बात करें तो फिर मैं आपसे कह रहा था तेलुगु देशम की बात, तेलुगु भाषा की बात, पार्टी को आप छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर के भी इस समय लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सांसद हैं, यानी कि 11 वोट वाईएसआर के पास भी हैं। हालांकि अभी वाईएसआर ने ऐलान किया हुआ था कि वो समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे। एनडीए का पार्ट नहीं है वाईएसआर, ना कांग्रेस के साथ में, यानी कि ना इंडिया अलायंस में है ना एनडीए अलायंस में है। इधर एक तरफ कहा था वाईएसआर ने कि हम अपना समर्थन देंगे एनडीए के कैंडिडेट को, मोदी जी के कैंडिडेट को, लेकिन यहां जब इंडिया अलायंस की तरफ से एक तेलुगु बोली बोलने वाले आंध्र प्रदेश के जब एक कैंडिडेट आ गए तो उसके बाद में आप मान लें कि वाईएसआर भी अपनी रणनीति दोबारा से बना सकता है। तीसरी पार्टी है तेलंगाना से आने वाली केसीआर की पार्टी, के चंद्रशेखर राव, टीआरएस जिनकी पार्टी है और जो तेलंगाना के अंदर 10 साल तक शासन जिन्होंने किया। शराब घोटाले में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रहे केसीआर, उनकी बेटी जेल गई, दिल्ली का शराब घोटाला। इसके साथ आपको ध्यान होगा कि केसीआर के साथ में भी जो राजनीति का सलूक हुआ वो कहीं ना कहीं उनको सालता जरूर होगा। अब भले ही उनके जो केसीआर की पार्टी की स्थिति खराब हो गई, तेलंगाना में उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन लोकसभा के अंदर आज भी केसीआर की पार्टी के 4 सांसद हैं और केसीआर की पार्टी के सांसद भी अपना रुख अलग अख्तियार कर सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू इधर हुए, दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर, और तीसरे जो दल हुआ, प्रमुख दल, वो हुआ टीआरएस, केसीआर, के चंद्रशेखर राव की पार्टी। इन तीनों पार्टियों के अगर आप जोड़ कर लें तो 18 और 11 29, 29 और 4 33 वोटों का इफेक्ट पड़ता है एनडीए के कैंडिडेट को। अभी इसके बाद में नजरें रहेंगी कि जयंत बाबू क्या करते हैं, जयंत चौधरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाट अस्मत भी उनके अंदर जरूर कहीं हिलोरे मार रही होगी, आज दिखाई नहीं पड़े वो। इसके साथ नजर रहेगी कि जो उड़ीसा का प्रमुख राजनीतिक दल रहा है, जिसने लंबे समय राज किया, बीजू पटनायक की पार्टी, यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, बीजेडी कौन सा अपना स्टेप लेगी इसके अंदर, क्योंकि बीजेडी भी एक बार तो अपना वक्फ बिल पर अपना रुख अख्तियार कर चुकी है, सरकार को दिखा चुकी हैं आंखें। यानी कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा होगा। हालांकि जीत नजर आती है एनडीए की आंकड़ों में, लेकिन कहीं अगर मैथमेटिक्स गड़बड़ाया तो आप मान लीजिए कि एनडीए की केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस चुनाव के अंदर? सीधे सीधे और या फिर गणित के फार्मूले कुछ उलझते हुए दिखाई पड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।